नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। और मंथन में आज बात होगी चुनाव का थमा प्रचार, अब की बार किसकी बयार। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन रहा। शाम 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो गया और बुधवार को 20 नवंबर को सुबह 7 बजे 6 बजे तक मतदान होगा। नतीजे शनिवार 23 नवंबर को आएंगे। इस उपचुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। भाजपा के आक्रामक प्रचार का क्रम तो जारी रहा। पहली बार सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव में सभी सीटों पर पसीना बहाया। सीएम योगी ने एक सीट की रणनीति के साथ मैदान पर उतरे। प्रदेश में भाजपा के कोटे में रही गाजियाबाद, खैर और फूलपुर, उसके सहयोगी रालौद की सीट, मीरापुर और निषाद पार्टी की सीट रही मंझवा में उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही सपा कब्जे में रही कुंदुर्की, करहल, कटेहरी और सीसामऊ की जनता भी रविवार को अपना नया प्रतिनिधि चुनेगी। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को मिली बढ़त के लगभग 6 महीने बाद पश्चिम से पूरब तक यह चुनाव हो रहा है। इसलिए सत्ता पक्ष इसमें मोमेंट्स वापसी और विपक्ष मोमेंटम बनाए रखने के लिए मौके की तलाश में रहेगा। यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, वो भी एक बार देख लीजिए। उन्होंने कहा, प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों और मतदाताओं, उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनाव का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेगा। इस उपचुनाव में लोकसभा 2024 के चुनाव की तरह भाजपा की नकारात्मक राजनीति फिर से धूल चाटने और संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण व सामाजिक न्याय के संघर्ष को बचाने के लिए पूरा पीढ़ी समाज सभी 9 सीटों पर एकजुट है। और अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, माफ करिएगा, उपचुनाव हो रहा है। करहल, कटेहरी, कुंदुर्की, गाजियाबाद। खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ। करहल, कटेहरी, कुंदुर्की और गाजियाबाद।
और सीधे हम अपना पैनल आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय कटियार हैं बीजेपी नेता हमारे साथ, शर्मा कांग्रेस नेता, रजत मिश्रा हैं सपा प्रवक्ता, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर एम.एल. वर्मा है राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले प्रोफेसर एम.एल. वर्मा सर हैं हमारे साथ। सर, अगर हम देखें इस तरीके से चुनाव को, ये पहला उपचुनाव है जहाँ पर सबकी नज़र बनी हुई है। ये पहला उपचुनाव है जहाँ पर चुनाव में मूल बातें नहीं कही गई और उपचुनाव में मूल बातें नहीं कही जा रही हैं। ये पहला चुनाव है जहाँ पर उपचुनाव के नारे ने पूरे देश भर में उसको ट्रेंडिंग पे ले आया है। कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे और सेफ रहोगे, और ना जाने क्या क्या कह डाला गया। ये पहला उपचुनाव है जहां पर चुनाव से ज़्यादा फोकस हो रहा है। एक एक विधानसभा में पूरी पूरी कैबिनेट उतर गई है, दो बार सीएम डिप्टी सीएम सब लोग जा रहे हैं। तो इतिहास में ये कई उपचुनाव मैंने भी देखे, लेकिन इस तरीके का उपचुनाव मैं पहली बार देख रहा हूँ। एम.एल. वर्मा सर। विशाल जी, जी एक तो कंफ्यूजन मुझे ये हो रहा है कि कुछ खबर ये आ रही 13 नवंबर से जो चुनाव टाला गया है 20 नवंबर कर दिया गया है। जी इसमें क्या ये विधानसभा वाले तो नहीं आते हैं? चुनाव आते हैं कि नहीं आते हैं मुझे नहीं मालूम है, जी पर जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं जी वो मुद्दा असल में क्या है कि इसको राजनीतिक रूप न दे करके, राजनीतिक रूप का मतलब मेरा है कि जो राजनीतिक इथिक्स हैं वो न दे करके इसको मजहबी रूप दिया जा रहा है। बटोगे तो कटोगे, हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, जो जो मुद्दा है, असली मुद्दा है, उस मुद्दे उसे भड़काने में तो बीजेपी सफल हो गई कि नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए और पर कैपिटा इनकम चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, शिक्षा चाहिए। वो सारे मुद्दे टाल लिया और पब्लिक को भड़काने के लिए कुल मिलाकर के वही मुद्दा ले आए जो मेन मुद्दा होता है। पहली चीज। जी दूसरी चीज ये है कि निश्चित रूप से यह तो आपको मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसके जो परिणाम आए, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली। दशा और दिशा विचारधारा पर केंद्रित हुई है और विचारधारा ये बताती है जो सपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जीते, इतनी सीट जीते कि उन्होंने ये बता दिया कि वास्तव में कि समाज में निश्चित रूप से आप ये जानिए कि अगड़ा पिछड़ा, गरीब, दलित, इन सब का और बाकी धर्म का कुल मिलाकर के ये कहिए कि तो धार्मिक मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है जितना कि वो रहा है व्यक्ति को विकास का। तो कुल मिलाकर के ये है कि वही उसी मुद्दे पर भाजपा चलना चाहती है और सपा भी उसी मुद्दे पर चलना चाहती है कि हम पीडीए के फार्मूले पे चलें, और वो चाहती है कि धार्मिक मुद्दे पे चलें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सपा की एक जो ये प्रचार की राजनीति थी, मैं परसों गाजियाबाद में था, कल गाजियाबाद जी जी और वहाँ गाजियाबाद में उनकी अपने उप मुख्यमंत्री महोदय जी की, पाठक जी की, ये लगी हुई थी कि डोर टू डोर कैंपेन करना है। मैं पढ़ा लिखा थोड़ा आदमी और दूसरा रिसर्च वाला आदमी, तो पाठक जी जिस क्षेत्र से निकले, हम तो आ रहे थे ट्रेन के लिए, लेकिन जिस क्षेत्र से निकले वो टाइम से निकले थे, तो जहाँ डोर टू डोर कैंपेन करके आए थे वहां मैं पीछे से गया और मैंने दरवाजा खटखटाया और उनसे पूछा मैंने कि भाई क्या है ये, मुख्यमंत्री जी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी, और इससे फर्क पड़ेगा, आप वोट किसको दे रहे हैं? तो कहले साहब आने और जाने से ये तो इलेक्शन के समय का मामला है, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो ये पड़ना है कि जो सिचुएशन है वो उसका फर्क पड़ना है। और शहरों में सिचुएशन ज्यादातर ये दिखाई पड़ती है कि ये भी कह सकते हैं कि भाजपा माइंडेड और हिंदू माइंडेड थोड़ा ज्यादा चलता है, लेकिन गाँव में उतना नहीं चलता है। अब जैसे मैंने कई क्षेत्र का, अभी जब हमें पता लगा कि अभी आपके साथ बैठना है जी, तो मैंने कई क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि हर जगह हमारे लोग हैं जी, मैंने कटहरी पता किया, मैंने फूलपुर पता किया, और इधर आपके ये अपना ये मैनपुरी के लोगों से पता किया, सब हमारे अच्छे मित्रों में हैं। तो लोगों का ये कहना है कि सब फर्क नहीं पड़ेगा, कटहरी में तो आप ये जान लिए कि सपा को हरा नहीं पाएंगे, वहाँ कुर्मियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और दूसरा, पिछले मैं 1991 से देख रहा हूँ जब पटेल रामदेव वर्मा इलेक्शन लड़े, तब से लेकर अभी तक तो कटहरी में स्थिति बीजेपी चाहे जितना कोशिश कर ले, मुझे उम्मीद नहीं लगती है कट्टे की टक्कर है कांटे की। सेम पोजीशन फूलपुर में है,
फूलपुर में हालांकि संभावना बीजेपी की ज्यादा इसलिए दिखाई पड़ती कि उन्होंने दीपक पटेल को दिया है, जी। और दीपक पटेल कुर्मी क्षेत्र से आते हैं। इससे पहले कुर्मी महोदय वहां से जीते थे। वहां से सपा ने मुस्लिम को दिया है, मुस्तफा सिद्दीकी को। मुस्तफा सिद्दीकी का उतना गणित नहीं बन पा रहा है, खाली गणित ये बन रहा है कि मुस्लिम और यादव, लेकिन बाकी लोग उधर जा रहे हैं सपा भाजपा की तरफ। तो बहुत कांटे की टक्कर दिखाई पड़ती है, और रिजल्ट ये दिखाई पड़ता है कि भाजपा ने उसको मोड़ने की कोशिश की है, जिससे मूल मुद्दा गायब हो गया है। तो अब ये सिचुएशन है कि ये पोलराइजेशन कास्ट के आधार पे और धर्म के आधार पे हो गया, बाकी मुद्दे गायब है। विशाल जी। बिल्कुल, मैं रजत मिश्रा के पास चलूंगा। रजत, आप लोग को मैं देख रहा हूँ ना, आप ये कह रहे हो कि अखिलेश मेरी आवाज आ रही है विशाल? हाँ सर आपकी आवाज़ आ रही। मैं रजत मिश्रा से सवाल लूंगा, सपा के प्रवक्ता हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिला अधिकारी नहीं, जिला अध्यक्ष ज़्यादा लगते हैं, ये सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि इन सब का चेहरा देख लो, समय आने पर बताया जाएगा। ऐसे 3-4 बयान है जो ये दर्शा रहे हैं कि इस उपचुनाव में किस तरीके से जो अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट की बात है वो खुल के मंचों से हो रही है, और आप लोग ये मूल बात अभी भी नहीं कर रहे हो। रजत जी। जी जी विशाल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। आज इस उपचुनाव महासमर का जो है आज अंतिम दिन था, अंतिम चरण था प्रचार का। हमारे यहाँ कानपुर में आज डिम्पल यादव जी का रोड शो हुआ। बहुत ही ऐतिहासिक रोड शो रहा ये। 2 दिन पहले योगी जी ने यहाँ पे रोड शो किया, जिसमें आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारी प्रशासन रहा देखने में, और एक तरफ हमारे रोड शो में आज जनता का भारी जन सैलाब था। बहुत ही अच्छा रहा, जनता का अपार समर्थन मिला। देखिए, ये उपचुनाव 9 सीटों पे है, टोटल तो 10 सीटों पे था, लेकिन एक सीट पे जो है जिस वजह से योगी जी ने टाल दिया, अब ये तो आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। शायद राम की नगरी अयोध्या में फिर से जो है उनको टार का हो रहा है। फूलपुर में तो अयोध्या की सीट से, मिल्कीपुर में फिर से उनको हार का डर सता रहा हो, जो भी कारण रहा हो। तो बाकी सीटों पे जो है एक खुशी का चुनाव रहा है कि वहां पे जो है वहां के विधायक सांसद हो गए। 2 सीट चुनाव था, और कानपुर की एक सीसामऊ की विधानसभा की सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पे जबरिया चुनाव कराया जा रहा है। हम लोग कहते हैं जबरिया चुनाव है, जबरदस्ती हमारे विधायक को जेल में डाल करके, षड्यंत्र उसके खिलाफ करके, और उसके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए भाजपा सरकार ने एक काउंटर जैसा खोल दिया है कि आइए, और जिसको जो है अपना रिपोर्ट दर्ज करानी है आइए और अपना रिपोर्ट दर्ज कराइए। तो एक जबरिया चुनाव यहाँ पे जबरदस्ती का चुनाव हो रहा है, और पुलिस प्रशासन के दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये हम बराबर कहते आ रहे हैं, और उसका मतलब कोई हम झूठ नहीं कह रहे हैं। बराबर इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के घर, हमारे वोटर्स के घर पे पुलिस आज तक नहीं हुआ इस सीट पे, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है। वो घर घर जा रही है, गलियों में जा रही है, कौन रहता है क्या रहता है, आप केडीए उसके साथ में, नगर निगम उसके साथ में, किसको के अधिकारी, मतलब भाजपा अपने दम पे चुनाव न लड़ करके पूरे अपने तंत्र के साथ चुनाव लड़ रही है। अब रहिए, इतने दिन में आपको यहाँ पे याद नहीं आई कि किसके घर का नक्शा क्या है, किसका वाटर टैक्स बाकी है, किसका सीवर टैक्स बाकी है, बिजली का बिल। अचानक से आपको केवल एक विधानसभा में जरूरत पड़ गई है, और आप एक तरफ जो है योगी जी आते हैं, बीआईसी में उन्होंने जनसभा करी, उन्होंने 9 वार्डों को रुपया दिया विकास के लिए, 6 वार्डों को नहीं दिया। ये कितना, मतलब ये तो साफ संदेश था कि हम कहाँ पे विकास करना चाह रहे हैं, कहाँ पे नहीं करना चाह रहे हैं। आप लाल इमली चलाने की घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ आप पुलिस प्रशासन, केडीए, नगर निगम और जल विभाग से जो है आप जो है जनता को परेशान करके आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ की सीट पूरी तरीके से हारी हुई मान रही है अपने आप को, और इसलिए उसको जबरिया कब्जा करने के चक्कर में है कि किसी भी तरह वो ये सीट जीत ले। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश की अन्य सीटों पर भी ये योगी जी की साख का चुनाव है। और पहली बात, और दूसरी की योगी जी को साफ अल्टीमेटम है ऊपर से कि आपको ये सीटें किसी तरह से जीतनी है। ये बातें कहाँ से लाते हैं आप लोग? अच्छा, अल्टीमेटम है, बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछूंगा, लेकिन आपको कैसे पता चलती है? आप विशाल जी, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप मीडिया में। आप इस चुनाव के पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा था, किस तरह की उठापटक थी, आप अच्छे से जानते हैं। और मौर्य जी ने अभी बटोके कटोके का खंडन किया कि नहीं हमारी पार्टी इसको नहीं मानती है। उसके बाद जो है आप यहाँ के रोड शो को देख लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव किसी तरीके से जो है मतलब जीतना चाह रही है योगी जी,
उनको इससे नहीं मतलब है कि हम विकास की राजनीति करें। अरे भाई, हम कहते हैं कि आप, सीधी बात है, आप महिला सशक्तिकरण की बात करिए, हम अपने घर की जो महिलाओं का वोट दिलाएंगे। आप शिक्षा की बात करिए, हम अपने छोटे भाइयों का वोट दिलाएंगे। आप चिकित्सा की बात करिए, हम अपने लोगों का वोट दिलाएंगे। लेकिन आप सिर्फ कटोगे की राजनीति करेंगे तो फिर कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि जनता अच्छे से जानती है कि कौन बटा है और कौन कटा है। यहाँ पे सारा हम सब एक है, और यही इनकी परेशानी है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के पीडीए ने जो है लोकसभा में इनको धूल चटाने का काम किया है, आज उत्तर प्रदेश की जनता, आज हिंदुस्तान की जनता ने पूरा भरोसा करके हमारे जो है इंडिया गठबंधन पे लगातार वोट कर रही है। और पीडीए का जो नारा है वो हम सारे समाज को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। और रही बात हिंदू की, तो आप हिंदू किसको मानते हैं? अरे आप हिंदू केवल उसको मानते हैं जो भाजपा का वोटर है। आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं हिंदू को। अरे मेरा नाम रजत मिश्रा है, मैं क्या ब्राह्मण नहीं हूँ या हिंदू नहीं है, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आप जो है आरएसएस नागपुर के मुख्यालय से आप बांट रहे हैं, आप हिंदुस्तान का सर्टिफिकेट आप अपने मुख्यालय से बांट रहे हैं। तो ये कतई जो है बहुत ही निचले स्तर की राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कटोगे की राजनीति पे अब उत्तर प्रदेश की जनता आपके किसी भी इस पे विश्वास नहीं करेगी, और विकास की राजनीति होगी। और पीडीए और दलित पिछड़ा जो शोषित वर्ग है वो अच्छी तरीके से समझ गया है, वो सिर्फ 5 किलो के राशन के बहकावे में अब नहीं आएगा। एक तरफ आप इस गुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे टिका रखा है। अरे आप क्या चाहते हैं? आपकी कोई नीति आपकी काम नहीं कर रही है। एक तरफ जो है आप देखिए किस तरीके से जो है स्टूडेंट वहां पे छात्र परेशान हो रहा है, लगातार आपकी नीतियां फेल हो रही है। जनता समझ रही है और जनता स्वीकार से ही राजनीति करेगी। अरे नहीं, पूरा समय दे रहा हूँ आपको, आप भी दे देना, आप भी दे देना, बात खत्म हो जाए। पता चला अब आप उनकी सारी बातों का जवाब दे दोगे जल्दी से, क्योंकि आपके पास इतनी बातें हैं, आप लोग इतना काम कर रहे हैं, ये सब उनके आपके लिए उनकी बहुत छोटी चीज़ है। चलिए संजय जी, अब मुझे पता है ना कि आप कितनी तेज जवाब देंगे। चलिए रोक दिया भाई। चलिए रजत भाई आ जाऊंगा आपके पास, आऊंगा। संजय जी, अरे संजय जी की, अब संजय जी को भी बोल लेने दीजिए भाई, वरना फिर वो कहेंगे कि अब है क्या ना संजय जी, इनकी तादाद अभी विधानसभा में कम है तो उनके यहीं बोल लें, वहाँ बोलते तो सस्पेंड हो जाते हैं, तो यहाँ बोल लें, यहाँ माइक नहीं बंद करते हम लोग जी। चलिए रजत भाई रोकूंगा आपको। संजय जी माफिया कौन है आपको अच्छे से पता है? ब्रजभूषण सिंह का नाम भूल गए कि तेली का नाम भूल गए? चलिए रजत भाई उनको जवाब देने दीजिए। रजत भाई प्लीज उन्हें जवाब देने दीजिए। संजय जी, विशाल जी आप मना करेंगे मैं रुक जाऊंगा, बिल्कुल। तो अरे मैं रोक रहा हूँ, मैं ही रोक रहा हूँ, वो नहीं रोक रहा है, वो तो पूछ रहे हैं। चलिए मैं रोक रहा हूँ आपको। संजय जी देना, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप। नहीं आप भाषण दे लीजिए, आप लोग तो एक्सपर्ट है भाषण देने में। चलिए रजत जी उनको जवाब देने दीजिए। रजत जी, संजय जी जवाब दीजिए। परेश रहे थे, उसका जवाब दे रहा हूँ। विशाल जी अभी सपा प्रवक्ता बड़ी धारा प्रवाह बोले चले जा रहे, सारा ऐसा ज्ञान जैसे समाजवादी पार्टी ना हुई, बिल्कुल जनता के लिए फूल बिछा के बैठी है। अरे इसके राहुल गांधी, इनके इंडी गठबंधन नेता दिमाग से खाली संविधान लेके सर में घूम रहे हैं, और आज अभी ज्ञान दे रहे थे रजत मिश्रा चुनाव। रजत भाई आऊंगा आपके पास, आपसे बात होगा, अमित शर्मा के पास जाओ, जरा सुन लीजिए ना, फिर ऐसे समझ नहीं पाओगे आप क्या जवाब दोगे। और भी पैनलिस्ट हैं, उन्हें भी बात क्लियर होनी है ना। संजय जी बोला योगी जी की पुलिस फलाना ढिमाका है, हम उनके घर चलेगी, किसके घर गए, किस जनता के घर, ये को आप एक चुनाव नहीं कराने, आपने कहा योगी जी ने रोक दिया। आपको यही पता नहीं है संविधान से देश चल रहा है भाई साहब, खाली किताब नहीं राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं, उनका दिमाग भी खाली, आपके नेता का दिमाग भी खाली, वो चला रहे हैं। आयोग करता है चुनाव आयोग, चुनाव के फैसले, हर फैसला चुनाव आयोग करता है, योगी जी नहीं करते, मोदी जी नहीं करते। मगर आप तो फोबिया हो चुका है, योगी जी का फोबिया है, आपके तो घुस चुका है डर, योगी मोदी रात दिन सपना आपके आता है। कांग्रेस की चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, सबको सपना आता है योगी डर के बारे में परेशान है। आप संविधान से पढ़े हो ना, तो चुनाव आयोग है इस देश के अंदर, कोई फैसले करता है। एक बात कटियार जी भाषण में दीजिए, रजत आपके जवाब दे रहे, फिर आप बोले जाना, फिर आप ज्यादा बोले। रजत जी जवाब देने के लिए बैठा हूँ,
आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है ना, आपको असली पोल नहीं, वाली मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जो आप मुझे जो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। झूठ की हांडी काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती रजत भाई, बहुत चढ़ बस यही हम भी कहना चाहते हैं। सही में छोड़िए, हम तो तीसरी बार आ गए, आप यहाँ कहानी बता रहे थे अभी कि वहाँ पीडीए, अरे क्या यार, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी लेके घूम रहे अखिलेश यादव, क्या है आपको, क्या मिलने वाला? आपको वहाँ झाड़ू लगाने की भी नौकरी नहीं मिलने वाली रजत मिश्रा जी, जब और कुछ हो सकता है, झाड़ू लगाने नौकरी आपको नहीं देने वाली अखिलेश यादव की पार्टी, वो केवल पर्सनल डेवलपमेंट, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, और वही उन्हीं को टिकट देती है, वही चुनाव लड़ते हैं, वही लड़ाएंगे, शासन आपकी खोपड़ी जो करेंगे वही करेंगे। अभी डॉक्टर वर्मा साहब बोल रहे हैं, उनको सुन रहा था, उनका ही जवाब देना चाहता हूँ। वाद पर जातिवादी, अरे साहब जातिवादी व्यवस्था की बातें कब की खत्म है, जातवाद चल रहा है, कौन सा माला पढ़ रहे हैं आप? अभी कुर्मी लड़ रहे थे, क्या कुर्मी से खाली चुनाव जीत लेते हैं क्या? या खाली कुर्मी से वोट लेके आप जीत लेते हैं? कुर्मियों को बहुत भला कर दिया आपकी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने बहुत भला कर दिया किसी का भी। ये सब ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी पार्टियां हैं, ये केवल माफियाओं के शौकीन है, माफियाओं के घर जाएंगे, माफियाओं की इज्जत बढ़ाएंगे। अभी आप कह रहे थे प्रशासन पूरा लगा हुआ योगी जी, अरे भाई प्रशासन वो वाला नहीं है कि एलएमजी बरामद हो और आपका एसएसपी जाके उसी अधिकारी को सजा दे दे जिसने एलएमजी बरामद करी थी मुख्तार अंसारी के घर, लगे हाथ, पूरे टीवी मीडिया पे चला था, और उसको आप कैरियर चौपट कर दिया इन लोगों ने, उस आईपीएस अफसर का। ऐसी समाजवादी पार्टी यहाँ इस तरह की बातें कर रही है, ये सब माफियाओं के पोषक। मुख्तार अंसारी अति अहमद के यहाँ ताकि वो कोशिश करने जाएंगे, वहां पर जाकर फातिया पढ़ेंगे, और एक रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी एक आतताई ने, वहां तक आज तक एक शब्द अखिलेश यादव के मुंह से ना राहुल गांधी मुंह से नहीं निकला, और इनको इस शर्म नहीं आ रही रजत मिश्रा जी यहाँ बैठ करके आंसू दे रहे हैं और उनके चालीसा पढ़ रहे हैं, हद कर दी। और बाकी हिंदू होना ना होना, ये आप अभी कह रहे सर्टिफिकेट नागपुर नहीं देता, आप जन्म से हुए होंगे तो हिंदू होंगे क्या होंगे? राहुल गांधी जात बहुत करते, राहुल गांधी की जात बता पाओगे आप? या राहुल गांधी खुद बता दें, पूछ ली थी हमारे नेता ने सदन में, तो उठ के हालत खराब हो गई। तो जाति पूछने का अधिकार किसको? अभी तो आप कह रहे हो कि सब बांटते हैं, अब आप ही अपने नारे को खोले दे रहे हो। भाई यही तो नारा है ना, बटोगे तो कटोगे, अब आप ही बात रहो जातियों में। राहुल गांधी की जाति से क्या मतलब है? तो भारतीय इंसान है ना, सबको जोड़ के रखना है ना आपके नारे का मतलब। कि ये वाला है कि बटोगे कटोगे, क्या मतलब? इस नारे का मतलब बताइए जरा मुझे, संजय जी। मुझे रजत भाई एक सेकंड, इस नारे का मुझे मतलब बताइए जरा, अर्थ बता दीजिए। बटोगे कटेंगे, इनके चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको क्या लगने लगा बटोंगे कटेंगे? ऐसी कौन सी बात कह दी होगी? मुझे इसका मतलब बता दीजिए ना, ये किस संदर्भ में है? नहीं बता पा रहे बटोगे कटेंगे मतलब क्या? आपको बड़ी तकलीफ हो गई है। अरे आप बता दिए कि कौन बटा है। संजय भाई आप बता दो, संजय भाई आप बता दो। और कौन सी जनता विशाल जी, ये केवल भाषण दे पा रहे हैं, ये भी भाषण दे पा रहे हैं, ये इनके भाषण के अलावा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। अरे रजत भाई एक सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूँ संजय जी, बटोगे कटोगे का नारे का मतलब बता दीजिए, क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? बिजली चोरों के यहाँ अगर प्रशासन जाएगा, आपको क्या करे? बिजली चोरी होना दी जाए भाई साहब? अरे भाई साहब संजय जी मैं आपकी सारी बातें मैं आपकी मान रहा हूँ, मैं आपकी सारी बातें सही मान रहा हूँ। बटोगे कटोगे नारे का अर्थ क्या है? विशाल जी आपके भी नहीं सुनेंगे, ये भाषण दे रहे हैं। अब हम विशाल जी सुनेंगे, भाषण आप देते हो। अरे मतलब कनेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, बटोगे कटोगे नारे का अर्थ बता दीजिए जरा। तो जो इन लोगों ने समझा है वही है, जो ये लोग समझे हैं विपक्षी। अरे जनता भी समझ लेना क्या है अर्थ, जनता को भी बता दीजिए। जनता भी समझ गई है, जनता भी समझ गई है। 20 तारीख को बता नहीं सकते विशाल जी, ये मुंह से अपने बता नहीं सकते हैं। चलिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। जरा अभी हम सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और अमित शर्मा है कांग्रेस नेता, उनको भी हम डिबेट में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक का स्वागत। सीधे जरा हम रुक करते हैं अमित शर्मा का, कांग्रेस नेता। अमित जी, इस उपचुनाव में आपने तो समर्थन दे दिया समाजवादी पार्टी को और आप लगातार प्रचार भी आपके नेता कर रहे हैं, लेकिन जो नारे हो रहे हैं वायरल, अब आज महाराष्ट्र की एक रैली में देख रहा था, वहाँ पर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसमें एक पोस्टर जारी कर दिया राहुल गांधी ने। अमित जी, उसके बाद से और सियासत चली आई, उन्होंने संबित पात्रा ने उनको पोपट बोल दिया। अमित जी अनम्यूट कर लीजिए। अमित जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर, तब आपको सुन पाएंगे हम, तभी आपकी आवाज हम तक आएगी। अमित जी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए मैं सुनील त्रिपाठी के पास चलूंगा। सुनील जी, आप कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को? देखें विशाल जी, जी ये उपचुनाव जो है दोनों अखिलेश जी के लिए और योगी जी के लिए एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जनाधार लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ा, तो अखिलेश जी उस जनाधार को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, इसीलिए दिन प्रतिदिन वो भी अपनी रैलियां कर रहे हैं। और योगी जी, क्योंकि योगी जी भी 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो वो भी नहीं चाह रहे कि हम इस 9 सीटों में चुनाव हो रहा कहीं से हम पराजित हो। इस तरह से अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए योगी जी भी नारे दे रहे हैं और अखिलेश जी भी अपने नारे दे रहे हैं। जिस दिन से पीडीए गठन हुआ, उसके बाद से कटोगे या बटोगे ये नारा भारतीय जनता पार्टी तरफ दिया गया। अभी हमारे रजत मिश्रा जी कह रहे थे मैं भी ब्राह्मण हूं, अच्छी बात है, हम भी ब्राह्मण हैं, मैं धन्यवाद देता हूं मिश्रा जी को। लेकिन जो पड़ोसी देश बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं लोग, कनाडा में काटे जा रहे हैं, वो कौन है? हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, या कौन है? उनको हिंदू आप मानते कि नहीं मानते हो? अगर नहीं मानते हैं तो अच्छी बात है। जिस तरह से अभी ढाका में रैली हुई और वहां सरेआम कट्टरपंथियों ने कहा कि हिंदुओं को स्लाटर हाउस भेज दिया जाए, वो हिंदू कौन है? क्या उनकी जाति है? मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं आदरणीय मिश्रा जी, जरा उन पर भी बोल दीजिए, वो भी हमारे आपके ही भाई हैं। अगर नारा योगी जी ने दिया तो गलत नहीं दिया है। जो इंदिरा जी कांग्रेस थी वो अब कांग्रेस नहीं रह गई, जो नेता मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी थी वो अब नहीं रह गई, जो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी के कल्याण सिंह की हुआ करती थी वो अब नहीं रह गई। अब राजनीति का दौर तो एकदम ऐसी स्थिति में आ गया है कि आपसी प्रतिद्वंदता, एक दूसरे को नीचा दिखाना और भितरघात करना। मैंने वो दौर विशाल जी देखा है जी, विधानसभा के सदन में भी लोग एक दूसरे को कटाक्ष करते थे, कंटिन्यू चाय पीते थे। आज तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जा रही है। और जाति, जब से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गई है 89 की 90 के बाद से, कौन ऐसी पार्टी जो जाति और धर्म की राजनीति नहीं कर रही है? समाजवादी पार्टी का भी गठन जात के आधार पर हुआ, बहुजन समाज पार्टी का भी गठन जात के आधार पर हुआ, और भाजपा की मानो तो कहीं न कहीं उसमें भी जातीयता दिखाई पड़ती है। दूसरी बात जो मिश्रा जी कह रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि ये भी तो नर्सरी आप ही की हैं। और विशाल जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, मैं क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहा था, राजधानी के एक विद्यालय में छापा मारा, यहाँ एसपी टीजी नेगी साहब थे, चंद्रभान दुबे जी थे इंस्पेक्टर हसनगंज, रिकॉर्ड दे सकते हैं जी। आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, नेगी साहब को, चंद्रभान दुबे को निलंबित कर दिया गया। तो ये आप नतीजे देखिए, हर अपराधी कहीं न कहीं किसी राजनीतिज्ञों का ही शरण लेता है और तभी वो फलता फूलता है। अगर खादी अपराधी संरक्षित न करे तो अपराधी का औकात नहीं है कि इस देश प्रदेश में जीवित रह सके। वो चाहे जो पार्टियां हो, किसी न किसी देश में संरक्षण तो आप देते ही हैं, क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो खाकी या तो खादी। ये मिश्रा जी मेरी बात सहमत ना हो तो आप बताइए हमको, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जितने भी अपराधी पले हैं, मैंने देखा विशाल जी, पहले नेता हुआ करते थे गरीब जो जनता की सेवा करते थे, अपराधियों ने संरक्षण देना शुरू कर दिया। फिर अपराधियों ने देखा जब मैं इनको संरक्षित कर करके राजनेता बना रहा हूं तो मैं स्वयं न बन जाऊं, और राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो गया। जिस तरह से वर्तमान में राजनीति अपराधियों के हाथ में जा रही है, ये देश के लिए
और देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव थमने की स्थिति में आ गया है और आप देख लीजिएगा कि इसका रिजल्ट ऐसा आएगा जिसकी हम आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं। जनता कुछ मुद्दों पर निश्चित रूप से भयभीत है। अगर योगी जी कह रहे हैं तो मैं इस बात का प्रबल समर्थन करता हूं कि जो एक साथ रहता है वो सुरक्षित रहता है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे जात धर्म के लोग हो। अगर हम अलग होंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। सन 47 में क्या हुआ हमारे साथ, हम नहीं कटे क्या? इतने पैनिस्ट बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, बता दीजिए हम 47 नहीं कटे। आज की स्थिति जो पैदा हो गई है उसकी देन राजनीतिज्ञों की है, जनता की नहीं है। आज इतनी वैमनस्यता समाज में आ गई है कि हम होली, दिवाली, ईद, बकरीद साथ मनाते थे। आज हम जब धार्मिक आयोजन करते हैं तो मनाना छोड़ दिए पत्थर फेंके जा रहे हैं। क्यों फेंके जा रहे हैं? वो स्नेह, वो प्यार, जो भाईचारा था हमारा क्यों चला जा रहा है? जब ऐसी स्थिति देश सामने पैदा होगी तो मजबूरी में बहुसंख्यक समाज को एक होना जरूरी है। नहीं तो बांग्लादेश का देख लीजिए, आप पूछ रहे, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बांग्लादेश जिस तरह से कहा जा रहा है इस ट्रांसफर हाउस में हिंदू भेज दे, हिंदू इस ट्रांसफर हाउस जाएंगे। लेकिन सुनील जी एक चीज है, आप सारी बात मैं आपकी मान रहा हूं, कहीं मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए, कुनुर्की विधानसभा के आदमी से, कुनुर्की की मैं बात कर रहा हूं, एक वहां मान लीजिए एक लोहार है, उसको कनाडा कहाँ पड़ता है ये नक्शे में भी नहीं बता पा रहा है। जब वो कहेगा, जब दुनिया भर का हमें टीवी दिखाया जाता है, जब हम लोग दिखाते हैं कि भाई आज भी मोदी जी को कहीं सम्मान मिला है, जिस देश गए वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला, बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है बाहर जब कोई जाता है। मेरे कई जानने वाले जब विदेश गए, कहीं यार बड़ा मज़ा आया, इस बार मोदी मोदी हो रहा था सब जगह। तो हम बाहर की जब बात बताते हैं यहाँ पे आके कि उनके प्रवक्ता लोग, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कहेंगे कि बाहर इतनी बम है, कभी नहीं हुई और हमने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, अभी बता देंगे अनमोल विश्नोई भी गिरफ्तार हो गए, ये मोदी जी की देन है। सब मैं सारी चीज़ें मान रहा हूँ, बहुत अच्छा निर्णय है ये और हो भी रहा है काम। लेकिन जब उसको पता चले कनाडा में हिंदू मारा जा रहा है तो डर जाएगा, और वो हिंदू मारने पे नहीं जाएगा, वो कहेगा वहाँ पे एक इंसान मारा गया है। जब वहाँ पे भी मारा गया है तो यहाँ पे भी मार दिया जाएगा, और उनको मारने वाला कोई और नहीं चाहिए। कौन मार रहा है? मार तो आपस ही के लोग रहे हैं उन्हें। तो ये तो भेदभाव वाली स्थिति में हम आ गए। हम ये पर्टिकुलर एक बात बता रहे हैं कि हिंदू ही मारा जा रहा है। आप ये भी तो सोचो ना, उस लोहार को कैसे उसका काम आगे बढ़ेगा ये सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। विशाल जी, जो आप बातें बता रहे हैं ना, ये तो एक फीडिंग वाली बातें हैं कि फीड हो गया, 47 में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, ये मैं सारी चीजें मान रहा हूं, इनको एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई इन सबसे आगे बढ़ना है ना लोगों को। जब सोच थोड़ी बढ़ेगी तभी ये सब बंद होगा। और हम सोच में यही डाल रहे हैं बच्चों के, बटोगे कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ये सब क्या है? ऐसे चुनाव कभी नहीं हुए। विशाल जी, देखिए आप समाज में बीज बोने का काम कर रहे हैं नफरत का। अगर आप बात करें एक हो रहे हैं तो आज जनता अगर जो है समर्थन कर रही है, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा रही है, उसने जो है लोकसभा में अपना जन समर्थन दिया, तो क्या ये एकता नहीं हो सकता कि जनता हमारे साथ जुड़ना चाह रही हो? तो आप पीडीए की बात करते हैं आदरणीय मिश्रा जी, आप सब समाज की बात कीजिए। क्या इस देश सिख नहीं है, ब्राह्मण नहीं है? पीडीए किस बात का? एक तरफ एक पक्ष में रहिए। अगर आप दलितों की, वंचितों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं सहमत हूं, तो फिर आप सब समाज बात कीजिए, फिर पीडीए नारा क्यों आप दे रहे हैं? क्या इस देश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही रह रहा है? आप बताइए। मेरा एक सवाल आपसे है। मस्जिद और मदरसों के लोग चाहिए और कोई नहीं चाहिए इनको। मस्जिद और मदरसों का फरमान चाहिए, फतवा चाहिए। अरे इनको वही कटियार जी, उसी मजार पे आपके प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं चादर चढ़ाने। अभी आपके तो मिश्रा जी, हम तो सबका सम्मान करते हैं, हमारे धर्म में कहा गया है। चलिए मैं रोकूंगा, मैं सुनील जी आपको सब सारे प्रवक्ताओं को रोकूंगा, मैं अमित शर्मा का रुक करूंगा। अमित शर्मा जरा आप बताइए। चलिए रजत भाई, संजय जी, सबको रोकूंगा, मैं अमित शर्मा के पास चलूंगा। अमित शर्मा, आवाज अगर आप तक आ रही हो हमारी। अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम है विशाल जी, नेटवर्क नहीं होगा। हाँ चलिए, मैं जरा एमएल वर्मा सर के पास चलूंगा। सर,
घूम फिर के बात वही है, सब अपने आप को बेस्ट दिखाने की होड़ है यहाँ पर, और उसमें जो जीत जाए, जो निकल जाए। सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आई आवाज मेरी? हाँ आ रही है तो जितने भी पैनलिस्ट हमारे बैठे हुए हैं, जी। अभी साहब ने हमारी भी चर्चा की। जी देखिए, मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, मैं तो उस पक्ष की बात करता हूँ जो जेन्युइन है और जो जस्टिफाइड है। जेन्युइन और जस्टिफाइड का मतलब ये है कि अगर हमें अपनी चिंता करनी है, अपने भविष्य की चिंता करनी है, अपने बच्चों की चिंता करनी है, तो देश के विकास की चिंता करनी होगी। जहां कहीं पर भी लकुना है हम उसकी बात करेंगे। क्या क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, आप किस समाज की तुलना करना चाहते हैं, किस समाज की कल्पना करना चाहते हैं, जहाँ पे विभेद हो या जहाँ पर एकता हो, एकात्मता हो। तो डेमोक्रेसी में एकात्मता ही ज्यादा बेटर है। और अगर विभेद करेंगे तो विभेद के बाद में फिर विकास की बात आती है। हमने आपसे ये कहा था पहले भी कि विकास का मुद्दा तो इस चुनाव में गायब हो गया, क्योंकि बिना विकास के तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ना हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, ना हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर हम चाहे 47 की बात कर लें, चाहे 37 की बात करें, तो कुल मिलाकर के ये है कि जब चुनाव की बात आती है तो मुद्दे को भटका दिया जाता है और तमाम से ऐसे विभेदकारी नारे, ऐसे विभेदकारी पक्ष आ जाते हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, वहां पे योग्यता की बात नहीं आती, विकास की बात नहीं आती। और इसीलिए आपने व्यवहारिक रूप में एक चीज और देखा होगा, जी। अभी भाई साहब अभी चर्चा कर रहे थे कि जो आज की राजनीति है वो क्यों ऐसी हो गई है जिसमें अपराधी लोग ज्यादा हो गए हैं। और मैं आपको एक और बात करूं, 1992 में लोकसभा में एक बिल आया कि साहब वो जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, उन कैंडिडेट को उनके बायोडेटा में उसमें आना चाहिए कि इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। तो उसमें सत्ता पक्ष को विपक्ष से सारे लोग एक साथ खड़े हो गए कि सब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये तो आपको तय करना ही पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं और हमारा देश किधर जाएगा, क्या बेहतरी है, एटलीस्ट आज नहीं तो आज के आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। ये और इसका खामियाजा हम सबको, वो हमको बोलेंगे कि आपने क्या किया, जो आप रिजल्ट देंगे वही उनको मिलेगा। तो ये स्थिति है विशाल जी। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी। हाँ सर, मैं डॉक्टर साहब की बात के जवाब, वो भाईचारे वाली बात उन्होंने भी करी अभी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सनातनियों की अगर शोभा यात्रा निकल रही है, दुर्गा मैया गणेश जी की चतुर्थी में कोई यात्रा निकल रही है, पत्थर क्यों फेंके जाते हैं भाई? कौन भाईचारा का ठेका केवल हिंदू सनातनियों क्या है? क्या है? मस्जिद के सामने से निकल जाएं तो आप पथराव करेंगे, विशाल जी, करा देंगे। बहराइच में साबित हो चुका है कि पत्थर किसने अरे भैया मैं आ जाऊंगा, देखिए अभी मैं सुन लूं, क्योंकि संजय जी एक बात मैं आपसे कह दूं, मैं क्लियर कर दूं सारी चीजें कि मुद्दा क्या है ना कि घूम फिर के हम अपनी सोच को भी नहीं बदल पा रहे, ये सोच सुन के हम भी वैसे ही हो गए हैं। हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान ही समाज में दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमें रिक्शे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, हमें वो गरीब नहीं दिखाई दे रहा है जो फटे कपड़े पहन के घूम रहा है। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। इस पूरे देश में अगर सिर्फ दो तरीके के लोग हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, एक जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, एक बीजेपी को जो नहीं सपोर्ट करते हैं। अगर वो बीजेपी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे आपकी बातों से लगता है मुझे। अरे फतवा जारी कर रहे तो आप क्यों परेशान है भाई? क्या संजय कटियार के नाम का फतवा जारी हो गया? आप क्यों परेशान है? आप अपने धर्म का भी ठेकेदारी ले रहे हैं, सामने वाले की भी ठेकेदारी ले रहे हैं। और आप ही का जवाब, आप ही का बयान है इसी समय डिबेट पे कि ये पूरी कौम भरोसे लायक नहीं है। आप ही का बयान है ना। बहराइच में साबित हो गया कि भाजपा ने ही वहां पे दंगा करवाया था। आप ही का विधायक करा रहा है जिला युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पे मुकदमा की मेरी गाड़ी फूकने की कोशिश की गई। इस पर जवाब दीजिए जरा। आप नारे का मतलब नहीं बता पाए। आप कह रहे जो आप समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं भाई? जनता क्या समझ रही है? हिंदू दंगा पार्टी है यहाँ पे, इस समाज में हिंदू मुस्लिम एक होकर के रहता है। आप लोग अरे कुछ नया लाओ भाई, कुछ नया लाओ। रजत भाई रोकूंगा आपको, रजत भाई मैं रोकूंगा आपको। कुछ नया लाओगे आप कि नहीं? वही जो चल रहा है रिकॉर्डर 2002 से वही चलता रहेगा, हिंदू आतंकवाद। अरे कुछ नया लाओ भाई। स्कूलों में बच्चों को भेजो, मेडिकल कॉलेज जो बनवाए वहां बच्चों को भेजने की बात करो, कम से कम ये करो। वही चल रहा है, बटोगे कटोगे।
सारे नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे लंदन में, और जो नारे लगा रहे हैं उनकी फीस नहीं जमा हो पा रही, 500-500 रुपए फाइन दे रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी तो पन्ना प्रमुख हो गए हैं। रजत भाई रोकूंगा, रजत भाई, उनके पिताजी हो गए पन्ना प्रमुख, वो बेचारे चुनाव में लगे हैं, फीस जमा नहीं हो पा रही है, और फीस इतनी बढ़ती जा रही है, उस पर संजय कटियार जवाब नहीं देंगे कि बढ़ती फीस पर स्कूलों पर रोकथाम हो जाए। विशाल जी आपके सामने है कि किसी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो, हम तो सिर्फ बातें घुमा रहे हो आप। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई चलिए, प्रोफेसर साहब की बात आपको खराब लग गई, रजत मिश्रा तो आपके विपक्षी हैं, उनकी बात आपको खराब ही लगेगी, आपको अपनी बात अच्छी लग रही कि हिंदू मुस्लिम मदरसा मंदिर, अरे इससे ऊपर भी दुनिया है भाई। खुद ही बांट रहे हैं, खुद ही काट रहे हैं, दूसरों को आरोप लगाते हो आप। बोले जा रहे हो चलिए बोल लेने दो आप। अरे आप ही बोल लीजिए, लेकिन आप मूल की मुद्दे की बात करिए ना। हम बताइए ना, बहराइच में आपने दंगा करवाया था, बहराइच में आपने दंगा करवाया, साबित हो चुका है। रजत मिश्रा क्या कर रही है बताइए, विशाल जी क्या कर रही है? अरे रजत जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, चलिए चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जितनी देर आपको बोलना है बोलिए। गुंडई चालू जनित है ना, कथा गुंडई वाला वो चक्कर है। देखिए, बटों के गड्ढे का उत्तर सुन लिए, जो आप कह रहे परिभाषा मैं बता देता हूँ, बटों के गड्ढे क्यों कहा गया, उसका आप चाहते थे अर्थ, अब मैं बता रहा हूँ। जब बटोगे, जब बटे तो कटे, जब बटे 1947 में तो पाकिस्तान बनाया गया धर्म के आधार पर, भारत का नक्शा छोटा हुआ, अफगानिस्तान हटा, जहां जहां ये बांटा इन्होंने, अफगानिस्तान गया, हिंदुस्तान का नक्शा छोटा होता चला गया, उस बंटवारा हुआ, यूके पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, तो छोटा कटते, ये है कटना, इसको कहते हैं कटना। तो फिर वही परिस्थितियां पैदा कर रही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी। इनका तो हाल ये है विशाल जी, राहुल गांधी और इनका बस चले तो अभी ले जा करके ये सारे विशेष लोगों को ले जाकर राज्य बना ले, वहीं जाके प्रधानमंत्री बन जाए, वहीं के मुख्यमंत्री बन जाए। इतना पागल हो गए हैं सत्ता के लिए। विशाल जी, संजय भाई को तो खुश होना चाहिए, संजय भाई को तो खुश होना चाहिए कि देश में इतने मुसलमान कम हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का भी मुसलमान यहाँ पे होता तो क्या होगा? आपको तो खुश होना चाहिए। देश बना के बैठा था, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, आपको खुश होना चाहिए। नहीं तो आप क्या करते थे और मुस्लिम यहाँ पे होता तो? राहुल गांधी का धन्यवाद करिए कांग्रेस का, बना के प्रधानमंत्री बन जाए, इतने पागल हो गए भाई। चलिए रोकूंगा, अमित शर्मा की ऑडियो हम तक आ रही है। अमित जी, मतलब नहीं है, विकास अच्छा नहीं लग रहा। अरे हमको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो मुद्दे हमें ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत में विकास की बात हो ना, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हम अटके इस पे हैं। माननीय महोदय, मैं क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अमित जी, आपकी आवाज आ रही है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, अभी संजय कटियार जी ने एक बात कही कि राहुल गांधी जी संविधान की एक किताब लेके चलते हैं और वो खाली है। उन्हें ये बात कैसे पता कि वो किताब खाली और संविधान कभी खाली नहीं हुआ करता। दूसरी बात कि कटेंगे और बटेंगे वो कह सकते हैं जो भयभीत हो, वो अब गठबंधन से भयभीत है कि चारों तरफ आप देख रहे हैं कि अभी रजत मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही, अभी अहमद वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। तो जब सब बोल रहे हैं कि इस बारे में कि भाई गठबंधन आगे चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि एक एक जगह कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3-3, 4-4 बार जा रहे हैं, इन्हें किस बात का भय है। बल्कि माननीय अखिलेश यादव जी जहां पर गए, एक बार गए या बहुत मुश्किल कहीं 2 बार गए हो, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। तो आप 3 बार क्यों जा रहे हैं? यानी कि आपको पता है कि आप ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे से भटकने की कोशिश करते हैं, आप विकास की बात नहीं करते, आप रोजगार की बात नहीं करते, आप शिक्षा की बात नहीं करते, आप काम की बात नहीं करते, और जब काम की बात होती है तो आप राम की बात ले आते हैं बीच में। ऐसा क्यों? अब गाजियाबाद में भी माननीय मुख्यमंत्री 3 से 4 बार आ गए, बल्कि गाजियाबाद एक बहुत बड़ा स्तंभ है, और यहाँ की हालत देखी जाए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो शिक्षा हो। शिक्षा के मामले में आज तक अच्छे स्कूल ना बन सके। गाजियाबाद कैटेगरी एक डेवलपमेंट सिटी है, और गाजियाबाद में अस्पताल आज भी एक प्राइवेट अस्पताल सबसे टॉप लेवल पर चलता है, जिसका नाम यशोदा अस्पताल है, और आज तक उसके अंदर हमारे गाजियाबाद में अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली नहीं है।
तो ये दुख की बात है। प्रदूषण के लिए आज तक कोई इंतजाम नहीं, 10 साल से कभी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं माननीय महोदय, कभी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती है, कभी बिल्डरों डेवलपमेंट बंद कर दिया जाता है। तो इसके अलावा क्या कोई योजना नहीं है आप लोगों के पास? भाई आप कह रहे हैं कि जाति घटाने, माननीय राहुल गांधी जी ये बताएं कि जाति क्या है, तो माननीय राहुल गांधी जी ये भी तो कह रहे हैं कि आप जाति जनगणना करो ना, वो क्यों नहीं कर रहे? उसके ऊपर ही विचार करना चाहिए। चलिए संजय जी, कुछ कह रहे हो आप? अनम्यूट कर लोगे तो आवाज़ आ जाएगी जल्दी से, क्योंकि समय कम है। विशाल जी, नरेश भाई आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा, बस इनका जल्दी जवाब लेके आप ही के पास आऊंगा। अपना करवा लेना जाति जगह क्यों करवा रहे? चलिए रजत जी जवाब दीजिए। विशाल जी जी। देखिए, मैं एक एक करके पॉइंट का जवाब देना चाहूंगा। जी। सबसे पहले तो देखिए, आप दंगों की बात कर रहे हैं जी। ठीक है, अभी इतने दिनों से दंगे बंद थे, और हालिया में अभी जो है उपचुनाव घोषित होने के बाद पहले तो कुछ घटनाएं रेप की चालू हुई, आपने मतलब कई कोशिशें करी आपने लगातार उपचुनाव के पहले। उसके बाद जब उसमें कुछ नहीं निकला, दोषी पाए गए, आपने उसमें लगातार जो है कई आरोप आप लोगों ने लगाए रेप के, उसमें कहीं कुछ नहीं मिला, तो फिर आपने उसके बाद दंगे का रुख पकड़ा। दंगा बहराइच में आपने एक दो जगह और भी हुआ, और दंगा बहराइच का जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ, उसमें साबित हुआ कि दंगा वहां के ही अध्यक्ष ने जो है बताया कि उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल थे, तो साबित हो गया कि दंगा भी आप ही करवा था। अरे भाई साहब, फिर वही बात है, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब आप क्या थे नवाब यादव, बताइए क्या थे? डीएनए टेस्ट करवाया यार भैया ये इसीलिए मुझे बहुत, फिर मैं क्लोज कर दूंगा डिबेट को। अब उनको बोल लेने दो भाई, नवाब यादव कौन थे? ऐसे तो कुलदीप सिंह सेंगर कौन थे? यही आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। इसी आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में ना स्कूल कॉलेज की बात हो रही है, ना उन बच्चों की बात हो रही जो नवजात जल गए, ना जो मेडिकल कॉलेज आपने बनाया उनमें एडमिशन कैसे होंगे इसकी बात हो रही है, और जिन एयरपोर्ट को आपने बनवाया उनकी क्या स्थिति ना वो बता पा रहे हो आप लोग इसी में उलझाते हो लोगों को। आप जितनी पार्टियां हैं, इनका काम ही है उलझाने का। चुनाव क्यों हो रहा बता दीजिए? क्योंकि आप जबरदस्ती आपने आरोप लगा रखे हैं, उस पर जमानत हो चुकी है। आपको पता नहीं है जमानत हो चुकी है? आपको पता है ना? आपको तो पता है ये बात। बता दीजिए। अरे आपको पता नहीं संजय कटियार जी क्या आरोप है? बताइए क्या आरोप है? किस लिए हो गई सजा? जमानत भी हो गई है, जमानत तो हो गई है। आग लगा रहा था, अरे आपका विधायक था, चिट्ठा हम खोदे, मजबूरी में चुनाव हो रहा है। चलिए विशाल जी, मैं पॉइंट पे आता हूँ जी। दंगा कराने वाले, लड़ाई करवाने वाले और बटोगे कटोगे में आपको पता है राजनीति आप जो है, आप देश की जनता एक है, आज देश की जनता एक है। लोकसभा में जनता ने अपना जवाब इनको दे दिया है, और इनकी सबसे बड़ी बकवाट यही है कि देश की जनता एक हो गई है, इसीलिए ये बटोगे कटोगे नारा दे रहे हैं। इनको पता है कि ना कोई बटा है और ना कोई कटा है। आने वाले समय में सन 2027 में इनका डर सता रहा है कि किस तरीके से जनता एक हो गई। अयोध्या में इनके पास एक मुद्दा था राम का, अयोध्या में राम ने अपना संदेश दे दिया, उसके बाद चित्रकूट, प्रयागराज और रही सही सीट केदारनाथ की भी हारे। भगवान का साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को कतई पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे केदारनाथ हो। जहाँ जहाँ भगवान राम के पैर पड़े हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी साफ हुई है। आने वाले राम ने साफ संदेश दे दिया, देश की जनता ने संदेश दे दिया, भगवान ने संदेश दे दिया। अरे अब तो बेशर्म। अरे संजय जी, अभी आपके बीच में कोई बोल रहा था तो आपको दिक्कत हो गई थी भाई। आप किसी की बात पूरी नहीं होने देते हो। आप म्यूट करिए ना संजय राय जी को। विशाल जी म्यूट करिए संजय को। मैं सुनाना चाहता हूँ रजत जी, सुनना चाहोगे तो सुन लोगे, हम भी सुन लेंगे। नहीं, हम बहुत सुनना चाहते हैं, लेकिन गलत नहीं सुनना चाहेंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल गुंडा ही नहीं करेंगे संजय जी। हम केवल जो है तथ्यों पे बात कर रहे हैं। श्री रामचंद्र की आपके पास राम का मुद्दा था, अयोध्या में भगवान ने संदेश दिया, उसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने, चाहे आपका चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, उसके बाद केदारनाथ में तक में आपकी जो है अयोध्या की सीट हारी है। तो आप क्या राजनीति कर रहे हैं? भगवान राम का संदेश है कि जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते हैं। जनता का संदेश, लोकसभा में आपको जनादेश मिल गया, आप जनादेश का भी सम्मान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बनी हुई सरकारें गिराने का काम करते हैं। जहां पे जनता संदेश देकर सरकारें बनाती है, आप वहां पे सरकार उठा करके गिरा देते हैं। आप जबरदस्ती कहाँ करेंगे? आप जबरदस्ती सरकार बनाने का काम करते हैं, जनादेश का आदेश तो नहीं करते हैं। आप
संविधान का जो है संविधान का आप जो है मान जनता नहीं समझ रखते चुकी हैं, है। आप लोकतंत्र का मान नहीं रखते। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि जनता समझ चुकी है। चलिए मैं आप सबको रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रचार थम चुका है। बयार किसके है ये 20 तारीख को जब जनता वोट डालने निकलेगी तब पता चलेगा, और 23 तारीख को जब नतीजे होंगे तो सब कुछ आपके सामने होगा कि पीडीए का जादू फिर चला या कटोगे बटोगे और तमाम नारों ने पीडीए को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल दिया। अब ये 23 तारीख को ही पता चलेगा। 20 तारीख को वोटिंग है। के न्यूज़ से अपील करता है जिन जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर आप जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। फिलहाल मंथन में देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।